हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हम इस टाइम पे कर रहे हैं प्रैक्टिस किस चीज़ की कर रहे हैं? तो जो हमारा 19 को एस्टेट का एग्ज़ाम है, यानी कि जो बीपीएससी एस्टेट होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस का मेन मोटो है कि आपको हर एक ब्रांच एक बार रिकॉल करा दिया जाए। तो जो कल की क्लास हुई थी उसमें हमने होम मैनेजमेंट के क्वेश्चन देखे थे। आज की जो क्लास है वो हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन की होने वाली है। तो कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, सबसे पहले हम उसी पे चर्चा कर लेते हैं। वो ये था कि यदि किसी व्यक्ति को अपने कार्यस्थल से वेतन के अतिरिक्त मुफ्त आवास और अतिरिक्त लाभ मिलता है तो वो किस प्रकार का आय होगा? ऑप्शन था आपका धन आय होगा, वास्तविक प्रत्यक्ष आय होगा, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय होगा या फिर वो मानसिक आय होगा। तो हमें पता है कि हमारे ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप ही कट जाएंगे। कल मैंने आपको जो इसका आंसर बताया था वो बताया था वास्तविक अप्रत्यक्ष आय। इसमें आपके थोड़ा कंफ्यूजन है। वो क्या है कि आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। मतलब एक बुक में आपको मिलेगा कि ये आपका प्रत्यक्ष आय है और एक बुक में आपको मिलेगा कि ये अप्रत्यक्ष आय है। जब आप इसको जैसे ये सिर्फ हमारे कंफ्यूजन की ही बात नहीं है कि हमने अलग अलग बुक में पढ़ा। बात ये है कि ये अलग अलग एग्जामों में, एक एग्जाम में आपसे प्रत्यक्ष आय माना गया है और एक एग्जाम में आपका अप्रत्यक्ष आय माना गया है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया था ये शायद आपके राजस्थान का था, तो उसमें उन्होंने इसे अप्रत्यक्ष आय माना था। और अगर हम बात करें अभी पिछली बार ही हमारा टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, यूपी टीजीटी का, उसमें इसी तरह का क्वेश्चन था। तो उसमें ये था कि इसको प्रत्यक्ष आय माना गया। अब दोनों एग्ज़ाम में अलग अलग माना गया। तो जैसे आपने देखा होगा कि कभी वस्त्रों का राजा कपास को माना गया है और कहीं आपको रेशम को माना गया है। तो अलग अलग एग्ज़ाम में दोनों सही हुए हैं। तो ये भी थोड़ा सा इसी तरह का है कि अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में भी ये आपको अलग अलग ही देखने को मिला था। तो जो प्रत्यक्ष आय होता है, ये प्रत्यक्ष आय आपको एक बुक में तो ये देखने को मिलेगा कि जो प्रत्यक्ष आय होता है वो आपको जो बिना पैसे खर्च किए मिलता है, जैसे अभी बात यहाँ की गई है। और आप छोटी क्लास की बुक में देखेंगे, जैसे ये 9th या 10th की बुक में है, तो वहाँ पर अप्रत्यक्ष आय को बताया गया है कि जो आपको आय मिलती है बिना पैसा दिए हुए, तो वो आपका अप्रत्यक्ष आय कहलाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत है, अगर एग्ज़ाम में आता है, देखना ये है कि वो मानता क्या है। ठीक, तो ये आपके दोनों के दोनों ऑप्शन आपके राइट हैं। एक बार आपका प्रत्यक्ष माना गया है, एक बार आपका अप्रत्यक्ष माना गया है। ठीक, ये तो हमारा कल का था, ये जो हमने कल डिस्कस किया था। अब बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, वैसे अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं तो ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कुछ बच्चों का जो है ये आधे आधे हो जाते हैं। मतलब कुछ बच्चों का सही हो जाता है और कुछ का गलत हो जाता है। डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन बनाने वाले ने कहाँ से क्वेश्चन बनाया है, किस चीज़ को सही माना है। तो आज हम देखते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है आज का, जो लोग इस समय मौजूद नहीं हैं उनके व्यवहार को याद रखना और कॉपी करने की क्षमता क्या कहलाती है? नकल करना कहलाता है, अनुकरण करना कहलाता है, अस्थिगत नकल करना कहलाता है या फिर अस्थिगत अनुकरण, जिसे हम मिमिक्री कहते हैं, कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो लोग इस समय मौजूद नहीं हैं उनके व्यवहार को याद रखना और जो कॉपी करने की क्षमता है वो अस्थिगत नकल कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका,
प्रसार शिक्षा के क्षेत्र हैं। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र क्या है? कृषि और औद्योगिक विस्तार है, पशु चिकित्सा और पशुपालन विस्तार है, कृषि एवं इंजीनियरिंग विस्तार है, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि ये जो हमारा प्रसार शिक्षा है, इसका प्रसार शिक्षा का क्षेत्र क्या क्या है? तो प्रसार शिक्षा का क्षेत्र कृषि और औद्योगिक विस्तार करना है, पशु चिकित्सा और पशुपालन को विस्तार करना, उसको बढ़ावा देना है। ग्रामीण स्तर पर जाकर हम इसके बारे में लोगों को शिक्षित करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही साथ कृषि एवं इंजीनियरिंग विस्तार है। तो ये सारे के सारे क्षेत्र आपके क्या हैं? प्रसार शिक्षा के क्षेत्र होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता है? आपको बताना है कि इसमें से आपका अधिगम की विशेषता कौन सा है। क्या ये लक्ष्य निर्दिष्ट होता है? क्या ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? क्या ये सार्वभौमिक है? उपरोक्त सभी। तो आपको पता है ये जो अधिगम है, अधिगम क्या होता है? अधिगम की विशेषताएं ये होती हैं कि अधिगम जो होता है वो लक्ष्य निर्दिष्ट होता है। अधिगम हमारा जीवन पर्यंत चलता है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक सीखता रहता है। हर दिन कुछ न कुछ वो सीखता ही रहता है। सीखना क्या है? सीखना तभी कहलाता है जब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, तब वो सीखना कहलाता है। साथ ही साथ सीखना क्या है? सीखना सार्वभौमिक है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम बोलें, लर्निंग बोलें, सीखना बोलें, तीनों बातें एक ही हैं। तो अधिगम की ये तीनों की तीनों विशेषताएं हैं। अधिगम क्या होता है? लक्ष्य निर्दिष्ट होता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम कब होता है? जब तक आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन ना हो तब तक वो अधिगम नहीं कहलाता है। जैसे आप चल रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, एक छोटा सा पत्थर पड़ा है, आपके पैर में लगा, आपको चोट लगी, आप चल दिए। दूसरे दिन जा रहे हैं, फिर वही पत्थर आपके पैर में लगा, आप चल दिए। न कल आपका अधिगम हुआ था, न आज आपका अधिगम हुआ। तीसरे दिन आप आए, आपके पैर में लगा और आप चल दिए, फिर भी अधिगम नहीं हुआ। अधिगम तब होगा जब आप उस पत्थर को हटा देंगे अगले दिन, या आप उस पत्थर को देख कर चलेंगे और आपके जो है चोट ना लगे, तो इसका मतलब आपने अधिगम किया। जब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक वो अधिगम नहीं कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विस्तार शिक्षा के सिद्धांत हैं। अगर हम बोलें विस्तार शिक्षा या फिर बोलें प्रसार शिक्षा, तो दोनों बातें एक ही हैं। विस्तार शिक्षा के सिद्धांत आधारित होते हैं, किस पर आधारित होते हैं? क्या आवश्यकताओं एवं रुचियों पर आधारित होते हैं? सहयोग एवं भागीदारी पर ये आधारित होते हैं? करके सीखने पर आधारित होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है, हमने पढ़ा था, हमने प्रसार शिक्षा के कई सिद्धांत पढ़े थे, एक नहीं, दो नहीं, कम से कम हमने 15 सिद्धांत देखे थे। तो उसी में हमने क्या देखा था? ये जो प्रसार शिक्षा होता है ये आवश्यकताओं एवं रुचियों पर आधारित होता है। गांव में आप जाएंगे जब प्रसार शिक्षा बेसिकली क्या होता है कि ग्रामीणों को जो दी जाने वाली शिक्षा होती है वही हमारी प्रसार शिक्षा कहलाती है। अब प्रसार शिक्षा में आप जब गांव में जाएंगे तो आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं बताएंगे, जो ग्रामीणों को आवश्यकता होगी, जिसमें उनकी रुचि होगी, आप वही चीज़ उनको सिखाएंगे। साथ ही साथ ये सहयोग व भागीदारी का सिद्धांत है, यानी कि सहयोग और भागीदारी पर ये निर्भर करता है। करके सीखना, आपने प्रसार शिक्षा के सिद्धांत में एक करके सीखने का भी सिद्धांत देखा था। साथ ही साथ आपने ये देखा था
कि ये करके सीखना और देखकर विश्वास करने के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कभी ये भी दिया रहे कि देखकर सीखना, करके सीखना, ये मतलब प्रसार शिक्षा के सिद्धांत हैं, तो देखकर सीखना आपका देखकर सीखना नहीं है, देखकर विश्वास करना है, ठीक? और करके सीखने का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात करें हम, उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई। एक्सटेंशन एजुकेशन में आपके लिए इम्पॉर्टेंट सबसे ये है कि जो आपको योजनाएं पढ़ाई गई हैं, जो भी आपको ये जैसे जो भी संस्थाएं पढ़ाई गई हैं, ये सारे के सारे आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपसे फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर बात की जाए उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना है ये जो उज्ज्वला स्कीम है इसकी शुरुआत कब हुई? 4 दिसंबर 2007 को हुई, 4 दिसंबर 2005 को हुई, 12 दिसंबर 2008 को हुई या फिर 1 मई 2016 को हुई। तो जो हमारा उज्ज्वला स्कीम है, उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत तो हुई थी 2016 1 मई को। साथ ही साथ आप मुझे ये बताइएगा कि 1 मई को हम मनाते क्या हैं, ठीक? कौन सा डे मनाया जाता है? इसमें एक नारा दिया गया था, ये जो उज्ज्वला स्कीम थी इसमें एक नारा दिया गया था। वो नारा क्या था? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ये नारा दिया गया था। तो थोड़े से नारे को भी ध्यान रखिएगा। वैसे उज्ज्वला स्कीम आप सभी को ध्यान होगी, ये कब आया था? 2016 में आया था। इसका नारा क्या था? तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ये इसका नारा था। ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछा जा सकता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ हुआ। आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ा ही होगा कि कम्युनिटी जो हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट है ये कब आरंभ हुआ था? क्या ये 9 मई 1958 को प्रारंभ हुआ, 8 जून 1971 को प्रारंभ हुआ, 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ या फिर 15 जनवरी 1960 को हुआ? तो हमें पता है जो हमारा ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये हमारा शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट हुआ था। आप सभी ने कम्युनिटी डेवलपमेंट को पढ़ रखा है। फिर से आपसे कह रही हूँ, आप जो हमारी लास्ट की क्लासेज हुई हैं शायद 15वीं क्लास के बाद से या 20वीं क्लास के बाद से, हाँ 20वीं क्लास की बाद से एक्सटेंशन एजुकेशन की जो भी क्लासेज हुई हैं उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। खास करके जो हमारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो देख लीजिएगा। साथ ही साथ हमने कुछ योजनाओं पर चर्चा किया था, तो उन सभी पर आप उन सभी को एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। ये जो हमारा प्रसार शिक्षा है इसका क्या उद्देश्य है? क्या ये दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहता है, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य क्षमता में परिवर्तन लाना या कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना या फिर उपरोक्त सभी? तो ये जब आपने पहली या दूसरी क्लास देखी थी, ये शायद उसी में आपने देखा था, हमने 3 बिंदु देखे थे। क्या? प्रसार शिक्षा के उद्देश्य में पहला क्या है? पहला ये था कि दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। प्रसार शिक्षा का जो उद्देश्य है उसमें एक उद्देश्य हमारा ये है कि दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, साथ ही साथ ज्ञान में परिवर्तन लाना, तीसरा है कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना। तो प्रसार शिक्षा के ये तीनों के तीनों ही उद्देश्य हैं। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाए, उसके ज्ञान में परिवर्तन लाया जाए, साथ ही साथ जो उसकी कार्य दक्षता है उसमें भी परिवर्तन लाया जाए। तो आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्या है? ये है आपका, परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया था। परिवर्तन के वर्ग का विचार सबसे पहले किसने दिया था? क्या मुंडेल द्वारा दिया गया था? क्या गिलवर्थ द्वारा दिया गया था?
क्या मल्टीमैन द्वारा दिया गया था या फिर ये निकोलियन डॉर्सी के द्वारा दिया गया था। तो जो परिवर्तन का वर्ग है, परिवर्तन के वर्ग को मार्विन मुंडेल ने दिया था। कब दिया था? 1940 में दिया था। सन भी नोट डाउन कीजिएगा, हालांकि ये हम अपनी क्लास में हमने ये सारे पॉइंट नोट डाउन किए थे। अगर आपने एक बार रिवीजन किया होगा तो सारी चीजें आपको बड़े आसानी से समझ में आ रही होंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? क्या ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था? क्या ये टेक्सास विश्वविद्यालय में हुआ था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था? या फिर ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था? अगर हम बात करें प्रसार शिक्षा शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग की, तो ये हुआ था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय सन 1873 में हुआ था। इसका उद्भव कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक, अगर हम उद्भव की बात कर रहे हैं तो ये ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। डॉकरा, DWCRA, डॉकरा क्या है आपका? डॉकरा का क्रियान्वयन करती है, कौन करती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये डॉकरा का फुल फॉर्म क्या है, तो और इसकी स्थापना कब हुई। सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं, फिर इसके आंसर को देख लेंगे। तो ये जो हमारा डॉकरा है, डॉकरा की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1980 में हुई। कब हुई? 1980 में हुई। और डॉकरा का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। ठीक, तो अब आपको बताना है ये जो डॉकरा है इसका क्रियान्वयन कौन करता है। क्या इसको केंद्र सरकार करती है? क्या इसको राज्य सरकार करती है? क्या इसको जिला परिषद करता है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी आपने देखा इसका जो क्रियान्वयन इसकी जो स्थापना की थी वो भारत सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका क्रियान्वयन कौन करता है? तो ये इसका क्रियान्वयन जिला परिषद करता है। ठीक, कौन करता है? जिला परिषद करता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है, ये जो हमारे प्रसार कार्यकर्ता होते हैं इनका कार्य क्षेत्र होता है कैसा? असीमित होता है, बहुआयामी होता है, निर्धारित होता है, या फिर ये द्विआयामी होता है। तो जो हमारा प्रसार कार्यकर्ता है इसका जो कार्य क्षेत्र है ये बहुआयामी होता है, ये एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी नहीं होता है। ये इसके मल्टीपल एरिया होते हैं, मल्टीपल क्षेत्र में ये काम करता है। ये क्या है? हमारा बहुआयामी होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी? क्या वो कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना थी? क्या वो मातृ सुरक्षा योजना है? क्या वो राजीव गांधी किशोरी योजना है? या फिर वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना है? तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु ये जो हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो वो की गई थी 2004 में। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई, शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 2004 में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे? तो वो कह रहा है कि लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है। यानी कि जो लिखित और छपी सामग्री है वो किस प्रकार का साधन है? क्या वो श्रव्य साधन है? क्या वो दृश्य साधन है? क्या वो दृश्य श्रव्य साधन है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले श्रव्य साधन क्या होता है?
श्रव्य साधन वो होते हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। इसके लिए आपका बेस्ट एग्जाम्पल होगा रेडियो। रेडियो को आप सुन सकते हैं। अगर हम बात करें दृश्य साधन की, तो दृश्य साधन वो होते हैं जिन्हें आप सिर्फ देख सकते हैं, जैसे पोस्टर लगा हो, पैम्पलेट हो, आपका लिखित या छपित कोई भी सामग्री हो, वो आपका आता है दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें दृश्य श्रव्य की, तो जिसे आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जिस चीज को आप देख भी पा रहे हों और आप सुन भी पा रहे हों, तो वो आपका दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका टीवी है। आप टेलीविजन के माध्यम से उसमें जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं, आप उनको देखते भी हैं, आप उनको सुनते भी हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा दृश्य साधन। जो आपके लिखित और छपी सामग्री हैं, ये आपके किस प्रकार के साधन हैं? तो ये आपके दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। सन ... यानी कि किस सन में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी? आपको बताना है कि किस सन में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। 1920 में हुई, 1914 में हुई, 1950 में हुई या फिर सन 1900 में हुई? तो आपको पता होना चाहिए कि सन 1914 में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। और इसमें आप एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, स्मिथ सीवर अधिनियम ने कृषि प्रसार निर्माण किया था। कृषि प्रसार का निर्माण कार्य किसने किया था? तो वो स्मिथ सीवर अधिनियम ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है? अगर आपको याद हो तो हमने प्रसार शिक्षा के चरणों की बात की थी। कितने थे? हमने 8 चरणों का जिक्र किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा के चरण नहीं है कौन से? क्या वो ध्यानाकर्षण है? क्या वो अभिरुचि है? क्या वो ध्यान विकर्षण है या फिर संतुष्ट? तो हमें पता है कि हमने जो प्रसार शिक्षा के चरण देखे थे, उसमें हमने किसी भी तरह से ध्यान विकर्षण की चर्चा नहीं की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान विकर्षण। अब जब यहाँ पर हमारे प्रसार शिक्षा के चरण की बात आई है, तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि कौन कौन से चरण हैं। तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, जो कि क्या था? AIDCKASE, एड कैश। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? ए से आपका अटेंशन, आई आपका इंटरेस्ट हो गया, डी फॉर डिजायर, सी फॉर कन्वेक्शन, के फॉर नॉलेज, ए फॉर आपका एक्शन और एस फॉर सेटिस्फैक्शन, ई फॉर इवैल्यूएशन। आपसे यहाँ तक भी पूछा गया है कि प्रसार शिक्षा के चरणों में प्रथम चरण कौन सा है, अंतिम चरण कौन सा है? प्रथम चरण का आपके मतलब क्या है और अंतिम ए का क्या मतलब है, या फिर दूसरे ए का क्या मतलब है? तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके प्रथम, अंतिम और ए का, पहले ए का, दूसरे ए का क्या अर्थ है, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ये आपको क्रम में लगाने के लिए भी आता है, तो इसीलिए आप इसके क्रम को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में ये करना है, जैसे उसको कोई जानकारी देना है, तो सबसे पहले आप उसके ध्यान आकर्षण करेंगे, उसका अटेंशन लेंगे, ध्यान आकर्षण करेंगे। उसके बाद उसके अंदर इंटरेस्ट जगाएंगे। जब उसके अंदर इंटरेस्ट जागेगा तब उसकी डिज़ायर होगी, और जब वो उसको डिज़ायर होगा तो वो कन्विक्शन करेगा। कन्विक्शन करने के बाद उसको नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज गेन करेगा, फिर वो एक्शन में आएगा। जब वो उससे संतुष्ट होगा फिर वो मूल्यांकन करेगा, इवैल्यूएशन करेगा। ठीक,
तो आपको इस क्रम को ध्यान रखना है। ये आपसे एक बार नहीं अनेकों बार पूछा जा चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका डॉट 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 के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए वर्ष 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर की स्थापना की गई। यहाँ पर आपको बता दूं CARE की बात हो रही है, केयर, क्या, कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। ठीक, तो ये हमारे केयर की बात की जा रही है। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में हुई, जो कि आपको यहीं पर बताया गया है। लेकिन आपको बताना है कि कब हुई, मतलब क्या ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया, शीत युद्ध के दौरान किया गया, दूसरा विश्व युद्ध के दौरान किया गया, या फिर कारगिल युद्ध के दौरान किया गया। तो हमें पता है कि जो हमारा केयर है, केयर की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में केयर की स्थापना की गई थी। ठीक, यहाँ से आप तीनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ से केयर, यानी कि ये जो आपका केयर दिया गया है CARE, इसके आप जो इसका फुल फॉर्म है उसको ध्यान रखिएगा। दूसरे, इसकी स्थापना किस सन में हुई। तीसरा, ये क्यों किया गया, किसकी मदद के लिए किया गया, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 डॉट डॉट डॉट, यानी कि किस प्रयास, कौन सा प्रयास वह प्रयास है जहां हमारी आंखें शरीर की गति को निर्दिष्ट करती हैं। यानी कि आपको बताना है वो कौन सा प्रयास है जिसमें हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्दिष्ट करती हैं। क्या वो मानसिक है, क्या वो पैडल है, क्या वो दृश्य है, क्या फिर वो टॉर्सल है। तो ये हमारी आंखों की बात हो रही है। हमारी आंखें हमारे शरीर को निर्दिष्ट कर रही हैं। अगर आंख की बात की जा रही है तो इसका मतलब कहीं न कहीं संबंध हमारे दृश्य से है। ठीक, तो दृश्य प्रयास वह है, या जिसे हम चक्षु प्रयास कहते हैं, चक्षु प्रयास वह है जहां हमारी आंखें शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। अगर हम बात करें मानसिक विकास की या फिर मानसिक प्रयास की, तो मानसिक प्रयास में जैसे आपका योजनाएं बनाना, मानसिक रूप से आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। पैडल, यानी कि जब आप पैरों से कोई कार्य कर रहे हैं। टॉर्सल, टॉर्सल का मतलब ये होता है कि मुड़ने वाला, जैसे आप कोई कार्य झुक कर रहे हैं, आपको मुड़ना पड़ रहा है, तो ये आपका आता है टॉर्सल में आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 समस्या को परिभाषित करना निर्णय प्रक्रिया का चरण है। ये जो हमारी समस्या है, इस समस्या को परिभाषित करना निर्णय प्रक्रिया का कौन सा चरण है। क्या ये पहला चरण है, क्या ये दूसरा चरण है, क्या ये तीसरा चरण है, या फिर ये चौथा चरण है। तो आपको बताना है कि समस्या को परिभाषित करना निर्णय प्रक्रिया का प्रथम चरण है। क्या है? प्रथम चरण है। अगर आपको जब तक समस्या नहीं पता होगी तब तक आप उसका समाधान नहीं खोज सकते हैं। आपकी सारी समस्याएं वहीं पर दूर हो जाती हैं जब आपको समस्या का पता चल जाता है। पूरी तो नहीं कर सकते हैं, आपकी आधी समस्या तभी दूर हो जाती है जब आपको समस्या के बारे में पता चल जाता है। जब आप जान जाते हैं एक्चुअल में आपकी समस्या क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, तभी आप उसका सलूशन निकाल पाते हैं। तो किसी भी निर्णय को लेने के लिए, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप ये देखें कि समस्या क्या है, आप समस्या को परिभाषित करें। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता ... है जबकि विद्यालय शिक्षा में उपस्थित है क्या। अब देखिए, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो एक एक बार जो ऑप्शन दिया रहता है उसको रख कर देख लीजिए। जैसे हम पहला ऑप्शन अगर रखें तो विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता आवश्यक है जबकि विद्यालय शिक्षा में उपस्थित ऐच्छिक है। नहीं, ये हमारा नहीं बैठा।
विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता ऐच्छिक है, जबकि विद्यालय शिक्षा में उपस्थित आवश्यक है। हाँ, ये आपका बैठ रहा है। अगर हम केवल रखें तो केवल हमारा कहीं पार्ट कहीं नहीं आएगा, मतलब वो बैठेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ये हो जाएगा सेकंड वाला, यानी कि जो आपका विस्तारण शिक्षा है, विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता तो ऐच्छिक है, लेकिन विद्यालय शिक्षा में उपस्थिति आपकी आवश्यक हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, संप्रेषण का पूर्व कथन है। जो संप्रेषण है, संप्रेषण का पूर्व कथन क्या है? क्या बबलाना है, हाव भाव है, या फिर भावनात्मक अभिव्यक्तियां हैं, या फिर उपरोक्त सभी? तो हमें पता है कि ये हमारे सारे के सारे, ये तीन के तीनों ही संप्रेषण का पूर्व कथन है। कौन? बबलाना, हाव भाव, भावनात्मक अभिव्यक्तियां। जब आपने भाषा विकास पढ़ा था, यानी कि जब आपने लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने बबलाना, हाव भाव, कूइंग, इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ा था। उम्मीद है कि आप चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर योजना, तो ट्राइसेम योजना में लक्षित समूह है, कौन सा है? जो हमारा ट्राइसेम योजना शुरू हुई थी, उसका लक्षित समूह क्या था? ट्राइसेम, TRYSEM, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले जान लेते हैं। तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये आपका क्या था? ये ट्राइसेम का आपका फुल फॉर्म था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में। अब आपको बताना है कि ये जो ट्राइसेम योजना है, इसमें लक्षित समूह क्या था? क्या शहरी महिलाएं थी? क्या ग्रामीण युवा थे? क्या शहरी युवा था? या फिर गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण युवा और महिलाएं थे? तो हमारा जो ट्राइसेम था, ट्राइसेम हमारे ग्रामीण युवा के में लक्षित, ये ट्राइसेम योजना में जो हमारा लक्षित समूह था, वो था हमारा ग्रामीण युवा। ये जो हमारा ट्राइसेम है, इसी को बाद में सन 1919 में, कब? सन 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से इसको मिला दिया गया था। जो ट्राइसेम है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1979 में हुई थी। इस योजना को यानी कि 1999 में इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया था। ठीक, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं। किसमें? लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, प्रयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में, या फिर उपरोक्त सभी। तो हमें पता है कि जो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को लोगों की आवश्यकताओं को समझने में सक्षम बनाता है, प्रयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में सक्षम बनाता है, साथ ही साथ योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में भी ये सक्षम बनाता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे कार्यों में हमें दक्ष बनाता है, सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? मारथंडम योजना शुरू की। मारथंडम जो योजना है, उसकी शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर स्पेंसर हेच के द्वारा की गई थी, FL बाने के द्वारा की गई थी, RN टैगोर के द्वारा की गई थी, या फिर गांधी जी द्वारा की गई थी? अगर आपको याद हो तो हमने मारथंडम योजना को अपनी क्लास में डिस्कस किया था। इसकी शुरुआत की गई थी स्पेंसर हेच के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1928 में की गई थी। और इसमें क्या होता है? इसमें मानसिक, शारीरिक,
आत्मिक, दिमागी यानी कि दिमाग, जीवन के जो हमारे आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, जितने भी पहलू हैं, इन सारे पहलुओं का विकास करने के लिए इस योजना की शुरुआत स्पेंसर एच ने की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, ICDS प्रारंभ किया गया था, यानी कि ICDS का प्रारंभ कब हुआ था? 1979 में, 1976 में, 1975 में या फिर 1980 में? तो हमें पता है कि जो हमारा ICDS है, ICDS की प्रारंभ किया गया था सन 1975 में। अगर आपसे पूछा जाए ICDS का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म है। और जो ये हमारा ICDS प्रारंभ किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारे 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, गर्भवती माताएं हैं, जन्म देने वाली माताओं का पालन पोषण, उनके स्वास्थ्य में सुधार करना, ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए ICDS को प्रारंभ किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। आदिवासी क्षेत्रों में संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं उनसे संबंधित एक हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसी का आपको नाम बताना है। क्या वो ADP है, क्या वो TDP है, क्या वो ORT है या फिर वो PHC है? तो जो हमारे आदिवासी क्षेत्र से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो है हमारा TDP। फुल फॉर्म क्या है? तो ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जनजातीय विकास योजना। अब इसमें करेंगे क्या? तो इसमें जो जनजातियों को हम सुरक्षित करेंगे, उनके सुरक्षा, उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उन सभी का विकास करेंगे। तो इसीलिए इस योजना की, इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। आपने पंचवर्षीय योजना के बारे में आप सभी ने पढ़ा है, हमने क्लास में डिस्कस किया था अपनी सारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। उसके क्या उद्देश्य थे, किस योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया, हमने इस बात पर भी चर्चा किया था। तो अगर हम बात करें पहली पंचवर्षीय योजना, क्या ये 1947 में लागू हुई, क्या ये 1951 में लागू हुई, 1948 में हुई या फिर 1952 में हुई? तो हमें पता है कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चली थी। इसमें आर्थिक विकास पर जोर दिया गया था, साथ ही साथ ये आपका हेराल्ड मॉडल पर आधारित योजना थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, ये जो योजनाएं हैं एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वह व्यक्ति जो नवीन विचारों को किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है उसे कहते हैं। आपने नवाचार के बारे में पढ़ा था, तो उसी से आपका, वहीं से आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। क्या है? क्या उसे नवप्रवर्तक कहते हैं, जल्द अंगीकार कहते हैं, जल्द बहुमत कहते हैं या फिर पिछड़ा हुआ कहते हैं? तो अगर हम बात करें कि वे व्यक्ति जो नवीन विचारों को समुदाय में सबसे पहले अंगीकृत करते हैं या स्वीकार करते हैं, उन्हीं को नवप्रवर्तक हम कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? उन्हीं को हम नवप्रवर्तक कहते हैं। और जो लास्ट में जो है इसको स्वीकार करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं लैगार्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचार, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंचार कहलाता है, समझदारी कहलाती है, साझेदारी कहलाती है या फिर संचार कहलाता है।
हो सकता है आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो, संचार और जनसंचार में। तो आपको बता दूं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो विचारों का, अनुभूतियों का, ज्ञान का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, वो हमारा कहलाता है संचार। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संचार। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षण सहायताएं किसके अनुसार चयनित की जाती हैं? जो शिक्षण सहायताएं हैं उनको किसके अनुसार चयनित करना चाहिए? आयु के अनुसार, अनुभव के अनुसार, मानसिक योग्यता के अनुसार या फिर उपरोक्त सभी। तो जो आप शिक्षण सहायताएं चयनित कर रहे हैं, ले रहे हैं अपने शिक्षण के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए या लोगों की, यहाँ पर बात हो रही है लोगों की, तो आप उनकी आयु के अनुसार लेंगे। जो हम ये शिक्षण सहायक सामग्री ले रहे हैं, ये किस आयु वर्ग के लोगों के लिए ले रहे हैं? अनुभव के आधार पर लेंगे, साथ ही साथ मानसिक योग्यता के आधार पर भी लेंगे। तो ये उपरोक्त आपका सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन सारी बातों को, यानी कि आप इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है आपका संक्रिया चार्ट है। संक्रिया चार्ट क्या है? क्या एक प्रबंधक के कार्यों का नियमित रिकॉर्ड है? संचार की एक प्रक्रिया है? सामग्री के संचालन के अभिलेख के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रयुक्ति है? समूहों का चित्रवत वर्णन और कार्यों का संबंध है। तो जो संक्रिया चार्ट है, ये हमारा संक्रिया चार्ट संचार की एक प्रक्रिया है। इसमें आपके 3 घटक होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्रेषक यानी कि भेजने वाला, एक होता है आपका संदेश, एक होता है आपका प्राप्तकर्ता यानी कि प्राप्त करने वाला। संचार प्रक्रिया में 3 घटक प्रमुख हैं, प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता। प्रेषक आप भेजने वाला, क्या भेजेगा? कोई सामान होना चाहिए, संदेश होना चाहिए, उसको भेजेगा। प्राप्तकर्ता एक प्राप्त करने वाला भी होना चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नांकित में से किस वर्ष में अनिवार्य विषय बन गया? कब बना? क्या ये 1945 में बना, 1955 में बना, 1960 में बना या फिर 1965 में बना? तो जो ये गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय के रूप में 1960 में आया। भारत में जो गृह विज्ञान का अध्ययन है, ये तो हमने बात की कि हाई स्कूल की परीक्षा में कब अनिवार्य किया गया। अगर बात करें भारत में गृह विज्ञान का अध्ययन, तो ये लगभग 1920 से 1940 के मध्य में ब्रिटिश काल में हुआ था। ठीक। इस पॉइंट को भी जरा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसकी अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? क्या योजना आयोग ने किया? क्या मुदालियर कमेटी ने किया? क्या ये आपका केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद ने किया या फिर ये भोरे कमेटी ने किया था? तो ये जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सबसे पहले भोरे कमेटी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसकी स्थापना भी जोसेफ भोरे के द्वारा हुई थी 1943 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। आपको बताना है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई? ये यानी कि जो निप्सिड है, मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि ये जो आप निप्सिड है, केयर है, आपका यूनिसेफ है, WHO है, इसके हिंदी को मत ध्यान रखिएगा, इसके इंग्लिश को ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म आपको वही इंग्लिश वर्जन हिंदी में लिख दिया जाएगा। ठीक। जैसे अभी आपने केयर का देखा था, तो आप इसकी हिंदी ना देखकर इंग्लिश को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक। इसकी आपको ये बताना है कि निप्सिड की स्थापना कब हुई? क्या 1978 में हुई, 1975 में हुई,
1978 में हुई, 1945 में हुई। ये आपका दोनों ऑप्शन दो बार हो गया है। तो जो निप्सिड है इसकी स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी। अगर आप इसके निप्सिड के फुल फॉर्म ध्यान रखिए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन चाइल्ड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, तो ये फुल फॉर्म आप इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, स्थापना 1975। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माता को रोगों से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की कौन सी संस्था है जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और बच्चों और माता को रोगों से बचाने और उनके कल्याण के लिए बनाई गई थी। क्या वो यूनिसेफ है, क्या वो केयर है, क्या वो रेड क्रॉस सोसाइटी है, या ये सारे के सारे हैं? तो हमें पता है कि जो ये यूएनओ की एक संस्था है जिसका नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ को बच्चों और माताओं को रोग से बचाने और उनके कल्याण के लिए बनाया गया था। कब? तो ये बनाया गया था 1946 में बनाया गया था। अगर हम आपसे पूछें यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक, अगर केयर की बात करें तो आपने पहले ही देख लिया। रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में आप मुझे एक बार बताइएगा जरूर। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय परिवारों की विशेषता है। आपको बताना है इसमें से जो भारतीय परिवार होते हैं उनकी क्या विशेषता है। ठीक, पहला है आपका संयुक्त परिवार होते हैं, दूसरा है आपका ये पितृवंशीय परिवार होता है, तीसरा है इनमें रक्त संबंध होते हैं, या चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि हमारे भारतीय जो परिवार है उनकी विशेषता क्या है, तो उनकी विशेषता है ये संयुक्त परिवार है। हालांकि आज जो हमारे भारतीय परिवार हैं वो भी एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा परिवार है वो संयुक्त परिवार है। साथ ही साथ ये पितृसत्तात्मक है, जिसमें जो सत्ता है वो पिता के हाथ में होती है। अगला है रक्त संबंध, इसमें रक्त संबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 36। इनमें से कौन सा गलत है? आपको इसमें से बताना है गलत कौन सा है। प्रथा रूढ़वादी होती है और इसे सरलता से बदला नहीं जा सकता है। हाँ, ये बात सही है। अगला है प्रथा का आधार समाज है, ये भी सही है। प्रथा स्थिर और दृढ़ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, ये भी सत्य है। प्रथा अल्पकालिक होता है, जी नहीं, जो प्रथा होती है ये अल्पकालिक नहीं होती है। प्रथा हमारी रूढ़वादी होती है जिसे आप सरलता से बदल नहीं सकते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, स्थिर होती है, दृढ़ होती है। प्रथा का आधार समाज होता है। ठीक, लेकिन ये कथन आपका यहाँ पर गलत दिया गया है कि प्रथा अल्पकालिक होती है, और हमें क्या छांटना था? जो गलत था वही हमें छांटना भी था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन है किसका? क्या ये दहामा का है, क्या ये एंसमिंगर का है, लिगोस का है, कृष्णमाचारी का है? तो हमें पता है कि जो प्रसार शिक्षा है ये सच है कि ये क्या है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये कथन दहामा जी का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है, जो हमारी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है इसकी शाखा कहाँ होती है? प्रत्येक नगर में होती है, प्रत्येक गांव में होती है, प्रत्येक कस्बे में होती है, या फिर ये प्रत्येक जिले में होती है?
तो जो हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसकी शाखाएं प्रत्येक जिले में आपको देखने को मिलेंगी। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जीवन तथा स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। इसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये आपके संचार मॉडल हैं। अगर हम बात करें लीगन्स मॉडल में संचार का छठा तत्व कौन सा है? लीगन्स मॉडल का छठा तत्व कौन सा है? क्या वो संचारक है, श्रोता है, संदेश है या फिर श्रोता प्रतिक्रिया है? तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि जो हमारा लीगन्स मॉडल है उसमें कितने तत्व थे? तो उसमें 6 तत्व थे ही। पहला था संचारक, दूसरा था आपका संदेश, तीसरा था चैनल यानी कि आप किस माध्यम से अपने संदेश को दे रहे हैं, अगला है संदेश का जो व्यवहार है यानी कि प्रतिपुष्टि, चौथा है पांचवा है आपका श्रोतागण और छठा है आपका श्रोता प्रतिक्रिया। तो जो लीगन्स मॉडल में संचार का छठा तत्व था वो था आपका श्रोता प्रतिक्रिया, छठा तत्व या अंतिम तत्व, और प्राथमिक क्या था? तो वो था संचार। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 है SMTCR। ये मॉडल किसका है? क्या ये बर्लो का मॉडल है? क्या ये दहामा का मॉडल है? क्या ये सूपे का मॉडल है या फिर ये रणजीत सिंह का मॉडल है? तो ये जो हमारा SMTCR मॉडल है ये आपका सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये तो है आपका दहामा मॉडल है। इसमें आपको इन सबका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। S का मतलब क्या हो गया? सेंडर। M का मतलब क्या हो गया? मैसेज। T का फॉर क्या हो गया? ट्रीटमेंट। C फॉर चैनल, R फॉर रिसीवर। ठीक, ये तो आपने देखा दहामा का मॉडल। अगर हम बात कर ले इसी में बाकी जो आपके दिए गए हैं, जैसे आपका है बर्लो का मॉडल, तो बर्लो ने क्या दिया था? उन्होंने दिया था SEMCDR। SMCDR यानी कि सोर्स हो गया। सोर्स, इन्होंने ई का मतलब क्या बताया? इनकोडर। एम का मतलब होता है मास, सी फॉर चैनल, डी फॉर डिकोडर, आर फॉर रिसीवर। ठीक, ये आपने किसका देखा? बर्लो का देखा। अगर आपको याद ना हो तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा, लेकिन ये हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था। फिर बात अगर हम करें सूपे की, तो सूपे ने कौन सा मॉडल दिया था? सूपे का जो मॉडल था वो था SMCRE। अब इनके इसका क्या मतलब था? तो इसमें इन्होंने बताया S फॉर सोर्स, M फॉर मैसेज, C फॉर चैनल, R फॉर रिसीवर और E फॉर इफेक्टिव। ठीक, अगर हम बात करें रणजीत सिंह की, तो रणजीत सिंह का क्या मॉडल था? इन्होंने बताया कि जो रणजीत सिंह का मॉडल था, इन्होंने बताया कि सबसे पहले श्रोता होते हैं, श्रोता के बाद संकेतीकरण आता है, संकेतीकरण के बाद माध्यम आता है, माध्यम के बाद आपका संकेतवाचक आता है और लास्ट में आपका आता है प्राप्तकर्ता। ठीक, हमने ये चारों के बारे में, चारों के मॉडल के बारे में समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है 5W मॉडल किसका है? 5W मॉडल किसने दिया था? क्या सूपे ने दिया था? क्या दहामा ने दिया था? लॉसवेल ने दिया था या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर आपको याद हो तो इससे पहले ही अभी हमने तीनों के बारे में यानी कि सूपे और दहामा के बारे में चर्चा कर लिया है कि इन्होंने कौन सा मॉडल दिया और किसका क्या अर्थ था। ये जो 5W मॉडल दिया था वो दिया था ये लॉसवेल ने दिया था। 5W का मतलब क्या था? कि यह 5 का, जिसे आप कह सकते हैं 5 का। ठीक, 5 का अर्थ क्या हुआ? तो कौन, क्या, मतलब कौन मैसेज को दे रहा है, क्या दे रहा है, कौन सा मैसेज है, किसे दे रहा है, किस माध्यम से दे रहा है,
किसे दे रहा है और कितने प्रभावी ढंग से वो दे रहा है। ठीक, तो इन्होंने आपसे ये पूछा जाएगा कि 5 का या 5W मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा कि लॉसवेल के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? ये बोल रहा है आपसे कि ब्रेल की विधि से अंधे पढ़ सकते हैं, याददाश्त अच्छी होती है, कंप्यूटर की एक विधि है, अंधे देख सकते हैं। तो ये आपने ब्रेल लिपि के बारे में बहुत पढ़ा है, आपसे एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेल लिपि के माध्यम से ये याददाश्त तेज नहीं होती है, कंप्यूटर की एक प्रणाली नहीं है, अंधे देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन अंधे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको ये जैसे ये आप क्या होता है, इसमें 6 डॉट होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेल लिपि में या फिर ब्रेल विधि में कितने डॉट होते हैं, कितने डॉट का प्रयोग होता है, तो 6 डॉट का प्रयोग होता है। जो अंधे लोग यानी कि जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं, ये उन्हें छू कर पढ़ते हैं। ठीक, आपने अगर आपको याद हो तो जब आपने हाई स्कूल इंटर का एग्जाम दिया था, बीए में भी होता है, यानी कि जो रिटन एग्जाम होते हैं, आपने देखा होगा जो लास्ट वाला पेज होता है वो क्या रहता है, उसमें लिखा रहता है ना कि दृष्टि बाधितों के लिए, तो वो क्या होता है, वो यही होता है। तो जो ब्रेल लिपि है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो अंधे लोगों को पढ़ने के लिए किया जाता है। अब ये तो आपने ब्रेल लिपि के बारे में समझ लिया कि ब्रेल लिपि क्या है, किसके लिए उपयोगी है, इसमें किस तरह से इसका उपयोग करते हैं, कितने डॉट का प्रयोग इसमें किया जाता है। जरा एक बार बताइएगा कि ये ब्रेल डे कब मनाया जाता है? अगर आपको याद हो तो ब्रेल डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। पोस्टर होता है, पोस्टर क्या होता है? क्या ये श्रव्य साधन है, क्या ये दृश्य साधन है, क्या ये श्रव्य दृश्य साधन है, क्या ये या फिर उपरोक्त सभी? तो ये जो हमारा पोस्टर है इसे हम सिर्फ देख सकते हैं कि ये बोलता भी है। कभी पोस्टर को बोलते हुए देखा है क्या आपने? नहीं। तो पोस्टर क्या है हमारा? पोस्टर हमारा दृश्य साधन है जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं। अब पोस्टर जो होता है ये क्या पढ़े लिखों के लिए होता है या अनपढ़ों के लिए होता है? तो पोस्टर पढ़े लिखों के लिए भी होता है, अनपढ़ों के लिए भी होता है। पोस्टर पे कुछ चीजें, कुछ चित्र बने होते हैं या फिर कुछ ऐसे बहुत छोटे छोटे शब्द लिखे होते हैं जिसे कि अनपढ़ लोग भी समझ जाते हैं कि बोर्ड जो लगा है, ये जो पोस्टर लगा है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक, जब भी आप पोस्टर बना रहे हों तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी उस पर लिख रहे हों आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखे, स्वच्छ हो, साफ हो, उसमें आप बहुत सारे रंगों का प्रयोग ना किए हों, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रंग 4 रंग, इससे ज़्यादा आपका प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर पूछे कि आप पोस्टर में कितने रंगों का प्रयोग कर सकते हैं तो 3 या 4। ठीक, साथ ही साथ आप इसमें प्राथमिक रंगों का उपयोग करेंगे। अब जब प्राथमिक रंग की बात आई है तो आप मुझे लगे हाथ बता दीजिएगा कि प्राथमिक रंग मुंसेल के द्वारा कौन है, प्रांग के द्वारा प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? इन दोनों के द्वारा, दोनों ने ही तो बताया था कि जो हमारे प्राथमिक रंग हैं कौन कौन से हैं। तो जरा एक बार बताइएगा कि प्रांग के द्वारा प्राथमिक रंग कौन है और मुंसेल के द्वारा बताए गए प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। बाकी हमने श्रव्य दृश्य साधन के बारे में चर्चा किया है कि श्रव्य साधन कौन सा है, दृश्य साधन कौन सा है। श्रव्य वही जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, दृश्य जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, दृश्य श्रव्य ऐसे साधन होते हैं जिसे आप देख और सुन दोनों सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? क्या ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है या फिर 21 जून को मनाया जाता है? तो
जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो तो मनाया जाता है 14 जुलाई को। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 21 जून को हम योगा दिवस मनाते हैं, जो कि अभी आने वाला है। बाकी ये हमारा 8 मार्च और 5 जून तो निकल ही चुका है। आएगा क्या हमारा? तो 21 जुलाई, 11 जुलाई और 21 जून। ठीक, अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि नवाचार की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। आपको बताना है कि नवाचार के बारे में आप सभी ने पढ़ा है। नवाचार के कुछ चरण होते हैं, तो उसके अंतिम चरण क्या है? क्या जानकारी है, मूल्यांकन है, रुचि है, अभिग्रहण है। अगर आप में से जिन्होंने भी नवाचार नहीं पढ़ा होगा तो उसे तो वो फटाक से कहाँ लगाएगा? मूल्यांकन पे। अरे भाई, हर चीज का मूल्यांकन लास्ट में नहीं होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नवाचार, तो नवाचार का जो अंतिम प्रक्रिया है, अंतिम चरण है, वो है अभिग्रहण करना। ठीक, अगर हम इसके चरणों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आपका जानकारी। यहाँ पर हम अगर देखें तो सबसे पहले आता है आपका जानकारी, मूल्यांकन नहीं, सॉरी, जानकारी आता है सबसे पहले आपका 1 नंबर पे। जब आपको जानकारी होती है तब आपकी रुचि बढ़ती है। जब आपकी रुचि बढ़ती है तब आप चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। जब आप मूल्यांकन करते हैं तब उसके बाद आप प्रथम प्रयास करते हैं। प्रथम प्रयास करने के बाद आप उसे अभिग्रहण करते हैं। ठीक, तो जो नवाचार की प्रक्रिया है वो आपकी 5 चरणों में संपन्न होती है। अब ये जो नवाचार की प्रक्रिया है, इसको ग्रहण करने वाले 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं, ये जो नवाचार है उसको, एक होते हैं ग्रहण यानी कि स्वीकार करने वाले, और एक होते हैं अस्वीकार करने वाले। जो स्वीकार करता होते हैं उसमें भी कैसे? एक आते हैं अग्रग्राही, एक आते हैं आपके शीघ्रग्राही, एक आते हैं शीघ्र बहुमत, एक आते हैं विलंब बहुमत, और जो सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में जो इसको अपनाता है, जो सबसे लास्ट में नवाचार को अपनाता है, वही आपका कहलाता है लेगार्ड। आपसे पूछा गया है कि नवाचार को अपनाने वाला, जो नवाचार को सबसे लास्ट में अपनाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है लेगार्ड कहलाता है। अगर हम बात करें अस्वीकार करने वालों में, तो ये भी आपके 2 होते हैं। एक होते हैं आपके स्वीकारकर्ता, एक होते हैं अस्वीकारकर्ता। अब जो आपके स्वीकारकर्ता हैं उसमें एक सक्रिय होते हैं, एक निष्क्रिय होते हैं। सक्रिय स्वीकारकर्ता तो वो होते हैं जैसे कि हम क्या करेंगे, हम तो सामान लेंगे ही लेंगे, हम अपनाएंगे ही अपनाएंगे, साथ को दूसरे को भी प्रेरित करेंगे। जो निष्क्रिय होते हैं वो क्या करेंगे, वो अपना तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं मतलब है कि दूसरा व्यक्ति ले रहा है नहीं ले रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं। वैसे ही अस्वीकार वाले हैं, तो जो अस्वीकार वाले हैं इनमें एक सक्रिय होते हैं, मतलब कि हम ना लेंगे और ना आपको लेने देंगे, उसकी इतनी बुराइयां बता देंगे, इतनी बुराइयां बता देंगे कि आप लेने ही नहीं जाएंगे। और वही एक होते हैं आपके निष्क्रिय अस्वीकारकर्ता, वो कहते हैं हम तो नहीं लेंगे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, ले या ना ले, हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये नवाचार के कुछ चरण होते हैं, किस तरह से लोग इसे अपनाते हैं, हमने इस पर चर्चा की। तो आज की क्लास में हमने 45 क्वेश्चन रखे थे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपने चीज़ों को रिकॉल किया होगा। मैंने हर क्वेश्चन से जो आपके चारों ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन को बेहतर ढंग से समझाने की पूरी कोशिश है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, आप चीज़ों को रिकॉल कर पाए होंगे। ठीक, आपने सिर्फ नाम अगर आप काउंट करेंगे तो आपने 45 क्वेश्चन किया है, वैसे आप देखेंगे तो आपने कम से कम 150 क्वेश्चन कर डाले हैं। 100 से अधिक ही किए हैं, यानी लगभग आपने 150 क्वेश्चन कर डाले हैं। तो आप
कॉन्टिन्यूअस अपना रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। हमारे इस प्रैक्टिस का मेन मोटो यही है कि हम आपको चीज़ों को रिकॉल करवा पाएँ। ये नहीं ज़रूरी है कि हम आपको 100-150 क्वेश्चन एक दिन में करवा पाएँ, ठीक? तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आंसर ज़रूर दिया कीजिए। इससे पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं। ये एक्टिव और इनएक्टिव दिखा रहा है कि आप कितने एक्टिव हैं, आप कितने सक्रिय हैं कि हम आंसर देंगे, जो पूछा गया है हम उसका जवाब देंगे। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि दें या ना दें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक? तो फ़र्क पड़ता है। अगर आप जवाब देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, ये लगता है कि हाँ, आप भी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। चलिए फिर आज के लिए हम यही इतना रखते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।